हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, बहुत दिन से हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, उस कारण क्लास में नहीं ले पाया। तो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं और अभी डेली जैसे पहले क्लास होती थी वैसे ही क्लास होने वाली है। चलो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का जो क्लास नंबर है, फोर्थ है, जिसके अंदर करवाने वाला हूँ नेचुरल एनर्जी है। जो आप लोगों की नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं और किस तरीके के वो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है जी, उसको डिटेल के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं जी। तो बने रहे क्लास के अंदर, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, सोलर हो गया, विंड हो गया, सॉइल है, ठीक है, हाइड्रो है, जियोथर्मल है, बायोमास है। इसके अंदर आज हम 3 से 4 कवर करेंगे, ठीक है। कल सुबह भी क्लास होने वाली है और सुबह की क्लास में इसको कवर करेंगे। उसके बाद छोटा सा एक हमारा और रह जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और नेचुरल जो हजार्ड्स हैं उसके ऊपर और उसका मिटिगेशन, ठीक है। उसके बाद पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, बिल्कुल हमारा कवर हो जाएगा। इसके अंदर जो भी एक आध चैप्टर बचेगा उसको भी कवर कर देंगे साथ के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब बात करते हैं किसकी, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सिस की। देखो, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सिस से आप क्या समझते हो? गुड इवनिंग अंकिता। नेचुरल रिसर्च जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं या एनर्जी होती है, उससे क्या समझते हो आप, किस तरीके से? आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। लाइक जिस तरीके से हम बोल सके, जो सारी की सारी हमें नेचर से मिलती हैं वो सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आती है। नेचुरल रिसोर्सेज इज ए समथिंग दैट फाउंड इन द नेचर। नेचर के अंदर जो हमें मिलते हैं एंड कैन बी यूज बाय पीपल, और उनका लोगों के द्वारा यूज किया जा सकता है। अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज, अर्थ है जो हमारी धरती है, इसके ऊपर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। मतलब किस तरीके के हैं वो? लाइट आ गई हमारी, ठीक है, जिसको सूर्य का प्रकाश बोला जाता है, या चंद्रमा की लाइट है, किसी भी तरीके की लाइट है जो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड की जा रही है या नेचर दे रहा है हमें वो चीज। एयर है, हवा है, वाटर है, प्लांट्स हैं, एनिमल है, सॉइल मिट्टी है, स्टोन्स हैं, मिनरल्स हैं एंड फॉसिल फ्यूल है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी किसके अंदर आती हैं सर जी? नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आती हैं। ये सारी की सारी नेचुरल है। पीपल नीड सम नेचुरल रिसोर्स टू स्टे अलाइव। मतलब हमारे जितने भी मनुष्य हैं धरती के ऊपर रहते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए, या उनको जरूरत होती है किसकी? नेचुरल रिसोर्स की। दे यूज अदर टू मेक देयर लिव। वो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, जिंदा रहने के लिए इन चीजों का यूज करते हैं। किनका? नेचुरल रिसोर्सिस का। ठीक है, पता लग गया नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है। द टर्म नेचुरल रिसोर्स मीन एनीथिंग दैट वी यूज फ्रॉम फ्रॉम जो आपका इन्वायरमेंट है, आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसके आसपास के जो चीजें हैं, उनको, जो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, उनको अचीव करने के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज उनको बोला जाता है। और किससे लिया जाता है? इन्वायरमेंट से लिया जाता है। इसके अंदर भी रिक्वायर्ड शुगर, बेकिंग पाउडर, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आती हैं भाई? ये सारी की सारी चीजें हमें नेचर से मिलती हैं। दूध है, मिल्क है, एग है, ये सारी की सारी जो चीनी वगैरह गन्ने से बनती है, तो उसके ऊपर आपको पता है गन्ना कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है। द टर्म नेचर रिसोर्स मीन टू दैट दैट एग्जिस्टेड विदाउट एनी एक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब मनुष्य है जो भी, एक बंदे के किसी भी एक्शन के बिना, मतलब जो एक प्राणी है, मनुष्य है, वो धरती के ऊपर रहता है, उसके किसी भी
काइंड एक्शन के बिना, ह्यूमन काइंड के एक्शन के बिना जो भी चीजें हमें नेचर से, इन्वायरमेंट से मिलती हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसके अंदर और भी जो इंडिविजुअल के लिए बहुत ही बेनिफिट रखते हैं, ये मैंने ऊपर पढ़ा ही दिया। अब बात करते हैं किसकी, एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी, देखो दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। किस तरीके से लिंक हैं? जैसे मैं बता देता हूं आपको, अगर आप नेचर से कोई भी चीज लोगे, नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लोगे, जैसे आपने आज 2 गिलास जूस पिया तो आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी ना। तो वही बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज के बाद हमारी क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज से हमें क्या, हमारी नीड क्या होती है। मैंने यही बोला कि आपको जिंदा रहने के लिए या अदर लिविंग को बेटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करोगे। नेचुरल रिसोर्सेज आपको क्या करेगी, नेचुरल रिसोर्सेज आपके लिए आपके अंदर एनर्जी पैदा करेगी। देखो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितना भी है ना, जितनी भी एनर्जी है वो एक तरीके से लिमिटेड है, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं वो पूरी की पूरी हमारे वर्ल्ड के ऊपर, हमारा जो पूरा का पूरा अर्थ है इसके ऊपर जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको छोड़कर जितनी उनसे एनर्जी बनती है ना, एनर्जी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वो दोनों लिमिटेड रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खुले भंडार है उनके, लिमिटेड है, एक लिमिट तक काम करते हैं। तो जो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, आप वर्क करने की ऊर्जा को, वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, वर्क करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हो कि भाई मेरे में इतना ही दम है, मैं इतना ही काम कर सकता हूं इतने टाइम के अंदर। तो लिमिटेड होती है एनर्जी भी। तो इट इज द बेसिक रिक्वायर्ड टू द लिविंग बीइंग, मतलब आपको जिंदा रहने के लिए इसकी भी जरूरत होती है। मशीन है एंड मैटर डू टू मूव, फंक्शन, टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हो उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। अगर आपने कहीं से जाना है, जंगल से कुछ काट कर लेके आना है, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी ही चाहिए होगी। द होल डेवलप ऑफ द सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी। आपको एनर्जी है वो आपका विकास करती है, डेवलपमेंट करती है। और एनर्जी से हमें पता लगता है कि हमारा जो पूरे का पूरा डेवलपमेंट है, होल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा। जितनी एनर्जी आपके अंदर ज्यादा होगी, जितने घंटे आप पढ़ सकते हो ज्यादा से ज्यादा, जितने भी घंटे पढ़ोगे उतने घंटे आपको एनर्जी मतलब चाहिए होगी, ठीक है। एनर्जी इज द प्रेजेंट इज डिफरेंट फॉर्म। आपको पता है कि एनर्जी के अलग अलग लेवल हो सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, इंडस्ट्रियल है, ठीक है। अलग अलग तरीके से एनर्जी के फॉर्म्स हो सकते हैं, बहुत विभिन्न रूपों के अंदर एनर्जी हो सकती है। और इसको टाइम टू टाइम आप मॉडिफाई करते रहते हो एंड सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द माइंड मैन काइंड, ठीक है। इसके साथ साथ आप रिक्वायरमेंट करते रहते हो और चलता रहता है आपका काम। एनर्जी इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द और लाइफ, ठीक है। हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है, प्रीशियस पार्ट है एनर्जी। एनर्जी के बिना आप बिल्कुल जीरो हो, ठीक है। इन द टुडे इरा एवरीथिंग डिपेंड ऑन द एनर्जी। एनर्जी के ऊपर आजकल सब कुछ डिपेंड है। आजकल का जो टाइम है, आज का युग है, एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड है। हाउस होल्ड है जितने भी, ठीक है, फ्रिज है, टेलीविजन है, जो भी आपके, और स्टोव है, सब कुछ आपका एनर्जी पे। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यूज करते हो, इंडस्ट्रियल, उसके अंदर भी एनर्जी है, स्कूल, हॉस्पिटल है, सबके अंदर एनर्जी की अलग अलग तरीके से यूज होती है। अब देखा जाए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से, किस तरीके से इनको बांटा जाता है, क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे रीन्यूएबल एनर्जी या नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल सोर्सेज के ऊपर देखा जा सके, इसको हम क्या कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज हैं उनके बेस पर बांट सकते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज है उनके बेस पर भी इसको बांटा जा सकता है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी है आपके नॉन रिन्यूएबल है, उसके अंदर नॉन रीन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसके अंदर क्या क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी विद द लिमिटेड सप्लाई जिसको बोला जाता है। हेंस वी बी
मतलब एग्जॉस्टेड हो सकते हैं जो चीजें, ठीक है ना, वो सारी क्या होती है हमारी नॉन रीन्यूएबल। मतलब ऐसी चीजें जो लिमिटेड है, उनको यूज करने के बाद उसका रीयूज नहीं किया जा सकता, जो एग्जॉस्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल फोसियल फ्यूल इसके अंदर आ जाता है, ऑयल है, कोला है, ठीक है। जैसे आप कोले को एक बार यूज कर लेते हो, उसके बाद या तो ऐश उड़ेगा उसका, मतलब उसके अंदर से जो उसका मटेरियल उड़ता है ना, ऐश बोला जाता है जिसको, धूल मिट्टी के कण जिसको, या राख बचती है। पेट्रोल के बाद यूज करते हो फोसियल फ्यूल, पेट्रोल के बाद क्या होगा, आग लगने के बाद रीयूज नहीं कर सकते। न्यूक्लियर जो फ्यूल्स हैं एक्सेट्रा इसके अंदर आ जाते हैं। रीन्यूअल रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, ये आपकी टिडल एनर्जी है, ये सारी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसको क्या होता है, नेचुरली रीन्यूअर्ड, मतलब इसको रीयूज किया जा सकता है, नेवर एग्जॉस्टेड होती हैं ये, ठीक है, नेवर एग्जॉस्टेड होती हैं। तो उसके बाद कन्वेंशनल के हिसाब से देखा जाए, जो हम कन्वेंशनल बोलते हैं, कन्वेंशनल को क्या बोला जाता है, जो यहां पर नॉन रीन्यूएबल होता है उसको ही क्या बोला जाता है सर जी, कन्वेंशनल सोर्सेज बोला जाता है। आर यूज टू लॉन्ग टाइम एंड वेल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे कोला है, ओल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर, ये सारे के सारे है। हाइड्रो भी दो तरीके की होती हैं, ठीक है ना, हाइड्रो भी दो तरीके की होती हैं, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं जो, वो कौन कौन से सोर्स होते हैं, ये होते हैं मतलब अलग सी टेक्निक के, जो आजकल ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट चल रहा है, और ये स्मॉल स्केल पर एप्लीकेशन किए जाते हैं, धीरे धीरे इनका एप्लीकेशन किया जाता है। जैसे सोलर है, सोलर एनर्जी है, विंड है, टिंडल है, ठीक है, और जो आपकी जियोथर्मल है, बायोगैस है, ये धीरे धीरे जो नेचुरल चीजें हैं जिनसे ना तो ज्यादा पोल्यूशन होता, और क्या होता है कि आपके ज्यादा काम आती है, बार बार इस चीजों को यूज किया जा सकता है। कॉमर्शियल कौन से होते हैं, कॉमर्शियल आपके वही जो मैंने आपको पीछे दो तरीके के पढ़ाए हैं, कौन कौन से, कन्वेंशनल, और कौन से हैं सर जी, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, इसको कॉमर्शियल बोला जाता है। और जिसको कमर्शियली यूज किया जाता है, नॉन कमर्शियली कौन कौन से हो सकते हैं, नॉन कमर्शियली की बात की जाए तो भाई उसके अंदर हमारे नॉन कमर्शियली होते हैं कौन कौन से हैं, जैसे एनिमल का डग है, मतलब गोबर गैस वगैरह जिसको बोलते हैं, फायरवुड, ठीक है, ये वाला हमारा होता है। यहाँ जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं, सोलर, विंड, ठीक है, जियोथर्मल, बायोगैस, टिंडल, ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं वो नॉन कॉमर्शियल वाले हो जाते हैं, लोकल एप्लीकेशन है मतलब कम। उसके बाद देखो जो मैंने पीछे करवा रहा हूं आपको, ये सारे के सारे सेम है, पर इनके नाम है थोड़े चेंज किए हैं। ये देखो, ये वाला ये है, ये वाला ये, ठीक है, मतलब इनको देख लेना, अनकन्वेंशनल है, नॉन कॉमर्शियल है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब एक तो फोसियल फ्यूल याद रखना है, और एक सोलर वाला याद रखना है। सोलर वाला रिन्यूअल है, ये आपको बाकी सारे याद हो जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आप देखोगे एक तो बार। उसके बाद बात करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, देखो इसको क्लासिफाइड किया जाता है अलग अलग तरीके से, जैसे केमिकल है, फोसियल फ्यूल है, कोल है, ओल है, ठीक है, ऑयल है इसके अंदर, और नेचुरल गैस है, ठीक है, पेट मतलब कोयले का होता है ये, पीट बोला जाता है इसको, बायोमास है इसका, और वुड है, एग्रीकल्चर, रिड्यूसिस, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद क्या आता है इसके अंदर, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो कई चीजों का नाम यहाँ पर आएगा, याद रखना है आप लोगों को। केमिकल एनर्जी किसको बोला जाता है अगर पूछा जाए तो, यहाँ से जो केमिकल तरीके से होती है, जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है, इनको मिला मिला के केमिकल एनर्जी बनाई जाती है, यहाँ ये केमिकल हमारी एनर्जी होती है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो आप लोगों की वाटर की से होती है, यहाँ एज ए सर्टेन हाइट, मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से काम करती है, ठीक है। उसके बाद किनेटिक एनर्जी, किनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, किनेटिक एनर्जी जिसको विंड पावर है जो आपकी, ठीक है, विंड पावर वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है विंड पावर, जो
मतलब बनी होती हैं, पवन चक्कियां, वेव्स होती हैं उनके अंदर, ठीक है। रेडिएशन जो सनलाइट से बनती है, हीट जो जियोथर्मल जो इसके लिए है, या ओशियन थर्मल है आपका, ठीक है। इससे जो भी हीटिंग निकलती है उसके द्वारा जो भी आपकी एनर्जी बनाई जाती है, न्यूक्लियर है आपके, ठीक है, उसकी एनर्जी है। उसके बाद ना जितनी भी आप प्राइमरी की एनर्जी होती है, प्राइमरी की एनर्जी को जब आप कन्वर्ट करते हो किसके अंदर, अपने यूज करने के लिए, ठीक है ना, रिफाइंड करते हो उस चीज को, जैसे ऑयल है, ठीक है। ऑयल भी तीन चार तरीके से होता है हमारा, आगे देखेंगे। जैसे जेट ऑयल होता है, जो जेट पेट्रोल जिसको बोला जाता है, वो ऑयल है जो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, जो आपके एरोप्लेन होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो मतलब सेकेंडरी जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ना, पहले जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, इनको एक अच्छे तरीके से कन्वर्ट करके जो एक मतलब सेकंड रूप दिया जाता है, रिफाइंड किया जाता है इसको, उसको बोला जाता है सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर से है, हाइड्रो एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, ठीक है। जियो, ये देखो ये किस तरीके से लावा है, लावा फूटता है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे नदियां नाले झरने फूट जाते हैं, पानी आ जाता है, तो वो जियोथर्मल मतलब वहां पर लग सकता है, जियोथर्मल एनर्जी होती है। विंड एनर्जी आपकी, विंड एनर्जी मतलब एक तरीके से जो आपकी पानी की पावर बनाई जाती है ना, उसके साथ पानी से जो पावर बनाई जाती है, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, फॉसिल फ्यूल है, कोल है आपका, ठीक है, न्यूक्लियर है, नेचुरल गैसेस है, जिनकी लाइफ है ना थोड़ी होती है, ठीक है, इनकी लाइफ है वो ज्यादा होती है, ठीक है। टू मेजर सोर्सेज ऑफ आर क्लासिफाइड, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कन्वेंशनल, कन्वेंशनल देखा जाए तो भाई इसके अंदर नॉन रिन्यूएबल होती है, एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है, और एक होती है नॉन कन्वेंशनल। हमारे जो मतलब दिया गया सिलेबस उसके अंदर नॉन कन्वेंशनल का ज्यादा जिक्र है, लेकिन हम दोनों करेंगे। इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, फोसिल फ्यूल वगैरह चीजें होती हैं, कोल ऑयल नेचुरल गैस है, एग्जांपल है इसके, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें कौन सी आती हैं, देखो कन्वेंशनल के अंदर भी रीन्यूएबल एनर्जी हो सकती है, जैसे फायरवुड है, ठीक है, कैस्टल डग है आपका, जैसे गोबर गैस बनाते हैं, इसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है। फोसिल फ्यूल, वेजिटेबल का वेस्ट है, ठीक है ना, और जो आपकी सब्जियां होती हैं, ठीक है, उसका वेस्ट होता है, पत्ते वगैरह, उनसे खाद वगैरह बना लेते हो, वो सारी किसके अंदर आती है। देखो सब्जी को एक बार यूज कर लोगे आप, जैसे आपने कोई मूली उखाड़ी, ठीक है, जमीन से कोई मूली आपने ली है एक बार, या कुछ भी लगा लो, गाजर मूली कुछ भी, गोभी, उसका जो वेस्ट होता है जो बचता है, ठीक है ना, ग्रीन कलर का, उस वेस्ट से भी आप क्या कर सकते हो, हाँ सब्जी के हाँ सब्जी का जो कचरा बचता है उससे भी आप खाद वगैरह तैयार कर सकते हो। जैसे आप पत्तों से खाद वगैरह तैयार करते हो ना, उनको गला सड़ाकर, वो कौन सी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, किसके अंदर, कन्वेंशनल के अंदर। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोलर है, हाइड्रो है, विंड है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर दोनों में आ सकती है, देखो यहां भी दे रखा है ना न्यूक्लियर, और इधर भी, क्योंकि इसके कुछ फायदे भी होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं। हाइड्रोजन एनर्जी है, जियोथर्मल है, ठीक है, ये बायोगैस है, इंडल एनर्जी है, जो जो हमारे सिलेबस में दिए हैं, सोलर, विंड, सोयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास है, न्यूक्लियर है, एंड फॉरेस्ट है, ये हम लोग करेंगे, ठीक है। अब कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर क्या क्या अंतर होते हैं। जो कन्वेंशनल होती है उसकी एनर्जी मतलब एग्जॉस्टेबल होती है, इसकी इन एग्जॉस्टेबल होती है, मतलब आपके पास अबंडन रहती है, अबंडन मतलब आप इसको रीयूज कर सकते हो, बार बार इसका जितना चाहो उतना इसका यूज कर सकते हो, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद, उसके बाद देखो ये पोल्यूशन करती है, ठीक है, कॉज बनती है पोल्यूशन का, ये लिटिल पोल्यूशन करती है, कम से कम पोल्यूशन करती हैं, और ज्यादातर तो इसका पोल्यूशन होता ही नहीं है नॉन कन्वेंशनल का। फ्यूल प्रोड्यूस,
थोड़ा बहुत होता है, मतलब लिटिल अमाउंट में। फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द कन्वेंशनल सोर्स आर द, मतलब ये एक्सपेंसिव होता है, ये चीपर होता है। कैसे होता है देखते हैं आगे। देखो इसके अंदर कोला वगैरह बनाना या और बहुत सारा ऑयल निकालना, आपको पता है आज के टाइम में 100 रुपये तो पेट्रोल हुआ पड़ा है, 1 लीटर 100 रुपये, ठीक है ना, 1 लीटर 100 रुपये। और जो ये वाले हैं सिस्टम, अगर मतलब लगाया जाए, इसके ऊपर पैसा लगाया जाए, ये रीयूज भी नहीं होता और ये रीयूज भी होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फायदा है इसके अंदर अगर इसके अंदर शिफ्ट होते हैं तो। और दूसरा भी ये हमारे सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है ना, उनके अंदर इनका जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी एनर्जी है, इसका ज्यादा यूज करना है। कन्वेंशनल सोर्सेज जो आपके सोर्स ऑफ द एनर्जी आर द नॉन रीन्यूएबल होते हैं, ठीक है, नॉन रीन्यूएबल होते हैं, ये रिन्यूएबल होते हैं। इसके अंदर कोल, नेचुरल गैस वगैरह होती है, ये इसके अंदर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और सोयल है, हाइड्रो है, जियोथर्मल, वो इसके अंदर आते हैं। देखो अब देखो, ये इसकी हिंदी दी हुई है, ठीक है, ये इसकी हिंदी दी हुई है और ये इसकी दी है, ठीक है, ये इधर इसकी दी है। और अब हम अच्छे से पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले देखा जाए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये क्या होते हैं, नोन एज द नॉन रिन्यूएबल होती है इसको, ये आर द लिमिटेड होते हैं, अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी अ पार्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर इसको बोला जाता है। नॉन कमर्शियल होते हैं ये सारे के सारे, और इस तरीके से मतलब इसको यूज किया जाता है, तो ये लिमिटेड रूप में यूज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं न्यूएबल रिसोर्सेज के। दीज आर द रिसोर्सेज दैट वी कैन नॉट रीजनरेट अगेन, रीजनरेट अगेन नहीं कर सकते आफ्टर द कंजप्शन, जैसे मिनरल्स हैं, विल्ड लाइफ है आपकी, ठीक है, स्पेशीज, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। और दूसरी साइड अगर नॉन कन्वेंशनल देखा जाए तो सोर्सेज आल्सो द रीन्यूएबल जो एनर्जी होती है, सोर्स ऑफ द एनर्जी इसको बोला जाता है। इसके अंदर सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी आ जाती है, ठीक है, टिंडल और विंड एनर्जी इसके अंदर आ सकती हैं। ये सारी की सारी है जिसको मतलब अलग अलग तरीके से आप दोबारा यूज कर सकते हो। देयर आर द सम रिसोर्सेज विच रीजनरेट, इसके अंदर देखो रीजनरेट नहीं कर सकते थे, कैन नॉट, और इसके अंदर रीजनरेट कर सकते थे। कंजम्पशन आर द कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्स लाइक प्लांट एंड ट्री ग्रो अगेन। जैसे आपने कोई भी प्लांट वगैरह आपने काट लिए, उसको दोबारा लगा सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो। लेकिन मान लो आपका पूरा का पूरा सिस्टम आपने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको आप इसके अंदर नहीं लगा सकते। जैसे आपने सोलर प्लांट लगाया, अगर उसकी आप सोलर प्लांट की जो फोटो वोल्टिक सेल है उनको तोड़ दोगे तो कैसे बनेगा, वो कैसे एनर्जी देगा दोबारा, वो चीजें होती हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो बता रखा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो बता रखा है। ये नेवर एग्जॉस्टेड होते हैं, जो एग्जॉस्टेड होते हैं मतलब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और दिस मीन सच एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन, वही बात है, इसको दोबारा ऑब्टेन किया जा सकता है। बायोगैस है, बायोडीजल, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और वही बात, एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जो कन्वेंशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट विद अ कैपेसिटी ऑफ मोर देन 25 मेगा, जो 25 मेगावाट वाले होते हैं ना, इसको अंडर इंक्लूड किए जाता है किसके अंदर, वैसे हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक है वो किसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है नॉन कन्वेंशनल, मतलब रीन्यूएबल, क्योंकि इसको बार बार यूज किया जा सकता है। पर जो हमारा 25 मेगावाट है ना, इसके अंदर जो इंक्लूड होता है उसको कन्वेंशनल के अंदर इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो 25 मेगावाट से ऊपर का होता है, वो क्या करता है, थोड़ा मतलब एक तरीके से पोल्यूशन करता है, या मतलब उसका दोबारा यूज नहीं हो सकता, मतलब इस तरीके से मान लो कि वो ज्यादा पोल्यूटेड सिस्टम होता है, क्योंकि इसके अंदर पोल्यूटिंग वाले सारे के सारे रिसोर्सेज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर फ्यूल है, ये सारी की सारी पोल्यूटेड होते हैं। और ये नॉन पोल्यूटेड होते हैं, इसके अंदर सोलर एनर्जी है, विंड पावर है,
इंडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, जियोथर्मल, ठीक है, ये सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। उसके बाद देखो, अब देखो एनर्जी के कॉमन फॉर्म्स कौन कौन से हैं। देखो कॉमन फॉर्म्स हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है मशीनिकल। मशीनिकल एनर्जी क्या होती है? मशीनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी इज पोजेसिव बाय द वर्चुअल ऑफ द मोशन और पोजीशन। देखो मोशन और पोजीशन की बात की जाती है किसकी? जब मशीनिकल एनर्जी दो तरीके से काम करती है। मशीनिकल एनर्जी कब कब काम करती है? मोशन, जब आप किसी को मोशन करते हो, किसी भी चीज को हिलाते हो, जैसे आपने सोलर लगाया, उसके अंदर किसी भी तरीके का मोशन नहीं रहता, ठीक है, मोशन नहीं रहता। लेकिन जब आप एक क्या लगाते हो, हाइड्रो वाला लगाते हो सिस्टम, हाइड्रो पावर लगाते हो, हाइड्रो एनर्जी लगाते हो, उसके अंदर टरबाइन होती है, जो आपकी मोटर होती है, उसको पानी के दबाव से घुमाया जाता है, वो मोशन से एनर्जी पैदा करती है। व्हेन अ बॉडी इज इन अ मोशन इज पोजेसिस, इसको क्या बोला जाता है भाई? काइनेटिक एनर्जी इसको बोला जाता है, ठीक है। जो किससे होती है? मोशन से होती है, उसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी पोजेसिस बाय द ड्यू टू द पोजीशन। पोजीशन से जो होती है उसको क्या पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। मतलब जब हम उस चीज को छोड़ेंगे ना, जैसे आपको पता होगा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, फॉर एग्जाम्पल किसका दूं आपको? गन का, ठीक है। गन के अंदर क्या होता है? एक स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग को खींच के रखा जाता है, और उसके बाद जब छोड़ा जाता है उसको, जैसे आप छोटी छोटी गन देखते हो ना, बच्चे लेके आते हैं, चूर्ण की पुड़िया से निकलती है जो गन, मतलब ऐसे बनी होती है, थोड़ा उसके आगे मतलब स्प्रिंग लगा होता है, और उसको खींचा जाता है ऐसे, ठीक है। उसके आगे मतलब एक कैप सी बनी होती है, वो चढ़ा देते हैं, उसके बाद उसको दबाते हैं। तो जितना उसमें क्या था, पोटेंशियल एनर्जी थी, जितनी उसकी पोजीशन थी, वो उतनी पोजीशन तक उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है। जैसे स्प्रिंग खुलता है, जहां तक उसका मतलब साइज होता है, वहां तक की एनर्जी होती है, वो होती है हमारी पोजीशन एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी स्टोर द कंप्रेस स्प्रिंग इन द एग्जाम्पल, स्प्रिंग के साथ जो भी आप संपीड़न करते हो, मतलब उसको दबा के रखते हो, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। गन के अंदर भी कौन सी एनर्जी चलती है? पोटेंशियल या पोजीशन एनर्जी इसके अंदर काम करती है। थर्मल एनर्जी कौन सी होती है सर जी? जो तापमान से चलता है सारा का सारा सिस्टम, आपको पता है थर्मल प्लांट कैसे चलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या सिस्टम होता है? मूविंग किया जाता है, वाइब्रेटिंग किया जाता है, वो सारा का सारा मूविंग एंड वाइब्रेटिंग होती है, जो आपके मोलक्यूल्स होते हैं उसके द्वारा चलता है। केमिकल एनर्जी कौन सी होती है? वो आपकी जो मतलब दो चीजों से मिलकर आप केमिकल बना लेते हो, ऑयल है, ठीक है, उसको अलग कर लेते हो, फिल्टरिंग फाइंड करते हो, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद नेचुरल जो आपकी न्यूक्लियर होती है, न्यूक्लियर मास कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी, ठीक है। दो चीजें होती हैं जिनको बदल दिया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? एनर्जी बनाने के लिए, जिसका यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे टाइप हमारे एनर्जी के हो सकते हैं, सच एज द रेडिएंट एनर्जी, आपकी लाइट एनर्जी है, इसके अंदर हो सकती है। उसके बाद एनर्जी को देखा जाए तो प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी, ये मैंने पीछे समझाया है। प्राइमरी एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है सर जी? प्राइमरी रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, पहले ये समझते हैं। देखो प्राइमरी एनर्जी कौन कौन सी है आपकी, जैसे आपकी कन्वेंट किया जाता है, मैंने समझाया था कि प्राइमरी एनर्जी से आप क्या कर लेते हो? सेकेंडरी एनर्जी बना लेते हो। जैसे आपने सोलर सेल है, इनका यूज किया, इनका यूज करके आपको थोड़ी लाइट मिलती है, लेकिन आप इन्वर्टर वगैरह का यूज करते हो उसके साथ, उसके बाद मतलब उसको चेंज करते रहते हो। कोयला, पेट्रोलियम, हाँ। प्राइमरी एनर्जी के अंदर बच्चे सारी चीजें आती हैं, मैंने पीछे आपको समझाया था। अभी देखो मैं आपको दोबारा वो स्लाइड दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। देखो प्राइमरी एनर्जी के अंदर विंड वेव्स भी आती हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, केमिकल एनर्जी भी आती है, रेडिएशन सूर्य से मतलब सौर पैनल, सारी की सारी है ना, जो रीनेबल और नॉन रीनेबल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल,
दोनों मिक्स आती हैं प्राइमरी के अंदर। जब प्राइमरी को आप लोग किसी चीज में चेंज कर देते हो, मतलब मैं आगे आपको समझाऊंगा, जैसे आपने सूर्य से जो भी ली है ना सौर पैनल, मतलब इस तरीके की आप क्या लगाते हो अपने, मतलब जो भी आपका घर होता है, जो भी छतें हैं उसके ऊपर लगाते हो या कोई भी प्लांट लगाते हो, उनसे जो भी है ओनली बैटरी चार्ज होती है। बैटरी चार्ज करने के बाद वो सिर्फ आपकी मान लो मतलब छोटा सा करंट देगी, ज्यादा करंट मतलब वो नहीं देगी। जो भी इलेक्ट्रिसिटी है ज्यादा ऐसा झटके वाली नहीं दे सकती। जो सूर्य की जो किरणें है वो जैसे 2.5 12 जो आपकी वोल्ट की बैटरी आती है उसको चार्ज करने के लिए आउटपुट देती है, वो भी बिल्कुल धीमा धीमा। उसके बाद इस बैटरी को चार्ज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब एक इन्वर्टर का यूज करते हैं। देखो जो भी आपके घर पे बैटरी होती है इन्वर्टर के पीछे रखे होते हैं, बैटरी बैटरी जो भी बोलते हो आप, वो रखी होती हैं उनके अंदर कोई, उनको टच करोगे उसके दो सिरे होते हैं जिसको मतलब तारे लगाते हैं जहां पर, उसके अंदर इतना मतलब झटकेदार करंट नहीं होता, ठीक है ना। डीसी करंट जिसको बोला जाता है वो होता है। लेकिन आप लोग एसी करंट है जो झटकेदार करंट होता है, ठीक है, उसके लिए बनाने के लिए आप क्या करते हो, इन्वर्टर का यूज करते हो, इन्वर्टर के साथ उसको कन्वर्ट करते हो उसके करंट को, ठीक है ना, उसके करंट को कन्वर्ट करते हो। जैसे आपने देखा होगा एक सेल है छोटा सा ही, ठीक है, इस तरीके का जो घड़ी वॉच वगैरह में डलता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी भी मतलब कोई भी आपके मेला वगैरह लगता होगा, कुछ भी लगता होगा, वहां से बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं, जैसे कुछ छोटी चॉकलेट बनी, कुछ ब्रेसलेट बना, मतलब क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं जो मतलब शौक लगाती हैं, एकदम रियल जैसा करंट, ठीक है ना, रियल जैसा शौक आपको लगता है अगर उसको टच करते हो। आपके साथ अगर प्रैंक वगैरह किया हो आपके फ्रेंड लोग ने तो आपको पता हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ छोटे छोटे दो ही सेल डलते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जाता है जब एक रियल पावर में। इन सेल के अंदर कोई बड़ा मतलब करंट नहीं होता इस तरीके का, मतलब जो रियल जो आपके घरों में बिजली चलती है जिनसे फैन वगैरह फ्रिज वगैरह चलते हैं, वो नहीं होता इन सेल्स के अंदर, जो भी आप टेम्पिस में भी डालते हो। लेकिन आपको अगर पता हो ना, जो एक एवरेडी का सेल टेम्पिस में डालते हो उससे मतलब किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है अगर उसको सेकेंडरी सोर्सेज एनर्जी के अंदर चेंज कर दिया जाए, ठीक है ना। उसके लिए आपको इन्वर्टर का यूज करना है, जो और जो भी चीजें हैं उनका यूज कर सकते हो। छोटे छोटे जो भी आपके इन्वर्टर आते हैं या जो भी आपके सोलर इन्वर्टर वगैरह बने होते हैं उनसे आप यूज उनको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। यहां तक हो गया था, ठीक है। ये प्राइमरी दो तरीके की होती हैं, रिन्यूएबल भी आ सकती हैं, मतलब कन्वेंशनल भी आ सक नॉन कन्वेंशनल भी आ सकती हैं और कन्वेंशनल भी आ सकती हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इनसे मिलके दोनों से मिलकर जो बनती है पावर वो सेकेंडरी एनर्जी हो जाती है। अब देखो इसके अंदर पावर प्लांट हैं, ठीक है, वाइंड मिल्स हैं, आपकी सोलर सेल हैं, ठीक है, हीटिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। इससे आप जब बिजली बनाते हो सीधा बिजली थोड़ी बनती है, उसके लिए कुछ मशीनें लगानी पड़ती हैं, ट्रांसफॉर्म लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ लगाना पड़ता है ना आप लोगों को। जब भी हीटिंग से सीधा बिजली थोड़ी बनेगी। हीटिंग है, ठीक है, आपका प्राइमरी एनर्जी है, हीटिंग से आप खाना बना सकते हो चूल्हे पर, लेकिन क्या आग से मतलब करंट पैदा करोगे ना, जब मतलब कुछ भी चीजों से उनसे कोई भी चीजें पैदा करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करोगे जो घरों में यूज हो सकती है, वो आपकी हो सकती है कौन सी, सेकेंडरी एनर्जी। ये सारी की सारी प्राइमरी होती हैं जिसके अंदर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों इंक्लूड होती हैं, ठीक है। हीट आ जाएगा, ऑयल प्रोडक्शन आ जाएगा, जो आपके सिंथेटिक जो आपके सिंथेटिक जो आपके आ सकते हैं फ्यूल वगैरह, ऑयल वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी एनर्जी कौन सी है, जैसे ऑयल की बात करी जाए, ऑयल भी कई तरीकों का हो सकता है अब, ठीक है। ऑयल, एक तो ऑयल प्रोडक्शन आप लोगों ने निकाल लिया, हाँ, ऑयल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी है ये। अब उनसे डीजल फ्यूल बनाया, इंजन पेट्रोल बनाया, फ्यूल ऑयल बनाया, रिफाइनरी गैस बनाई, ये बहुत चीजें निकल जाती हैं, इनको बोला जाता है सेकेंडरी,
ठीक है, ये आप लोगों का सेकेंडरी था। ठीक है, इनसे और आप लोगों ने आगे बना दिया, इनको सेकेंडरी मान सकते हो। लोकल प्राइमरी जो एनर्जी होती हैं, जो रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? जैसे आपका हीटिंग हो गया, ठीक है, जियोथर्मल, ठीक है, सन है आपका, वाटर है, ये विंड है, ये सारी चीजों से जो एनर्जी बनाते हो, ये आपके प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज हैं। लेकिन इनको जब आप इनका यूज करके आप सेकेंडरी एनर्जी में जाते हो और एनर्जी पैदा करते हो, यूज होने वाली एनर्जी है, सूरज भी आपको एनर्जी देता है, लेकिन उसको जब आप अलग तरीके से यूज करते हो, उसको बोला जाता है आप लोगों का सेकेंडरी एनर्जी। ठीक है, प्राइमरी एनर्जी वही सब कुछ इसके अंदर बोला गया, प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी। प्राइमरी एनर्जी इज द डायरेक्टली फाउंड द नेचर से जो मिलती है, जैसे कोल एंड सनलाइट है। दिस एनर्जी कैन बी रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, दोनों तरीके की हो सकती है। व्हेन प्राइमरी एनर्जी फॉर्म इज द कन्वर्टेड इनटू द सम कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, जिसको आप अच्छे से सुविधाजनक तरीके से यूज कर सकते हो, उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हो, दैट इज कॉल्ड द, उसके बाद वो क्या हो जाती है? सेकेंडरी एनर्जी उसको बोल सकते हैं। इट इज नोन एज secondary energy. For example, coal और sunlight convert into the electricity, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हो और उसको कंजप्शन करते हो अपने घर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, वो होती है आपकी सेकेंडरी एनर्जी। आई होप प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी है जो आपका इसके अंदर का जो आपका डिफरेंस है उसको आप समझ चुके होंगे। नॉन रीनेबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जिनको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, कैन नॉट बी रिप्रोडक्शन, ठीक है, उनको रीजनरेट नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से उनका जो कंजप्शन होता है वो लिमिटेड वाला होता है, सस्टेन होता है, मतलब एक तरीके से उसको बार बार यूज हम नहीं कर पाते। ठीक है, उसको बोला जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं देख लेते हैं। उसके पहले रीन्यूएबल एनर्जी का थोड़ा देख लेते हैं एक मीनिंग। ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी इज द नेचुरल एनर्जी विद विच डज नॉट हैव टू लिमिटेड सप्लाई, जिसकी लिमिटेड सप्लाई नहीं होती। रीन्यूएबल एनर्जी कैन बी यूज अगेन एंड विल नेवर रन आउट, और जो ना ही खत्म होती इसको बार बार यूज किया जा सकता है। रीन्यूएबल एनर्जी इज यूज टू डिस्क्राइब एनर्जी सोर्सेज दैट आर रिप्लीशड, मतलब आप इसको रिप्रोडक्शन कर सकते हो बाय द नेचुरल प्रोसेसेस ऑन अ सफिशिएंटली रैपिड टाइम स्केल, मतलब इसको बार बार यूज कर सकते हो। इनडिफाइंडली लेस होती है, मतलब आप मनुष्य इसको बहुत अंत काल तक यूज कर सकते हो, जब तक बंदा मरता नहीं तब तक इसका यूज कर कर सकता है, मतलब उसके लिए तो काफी है ये। प्रोवाइड द क्वांटिटी टेक पर यूनिट ऑफ द टाइम इज नॉट टू ग्रेट, ठीक है, मतलब ये समय पर ऐसा नहीं होता सबसे ज्यादा मिल जाए, मतलब कई बार इसकी कमी हो सकती है पर इसको बार बार यूज कर किया जा सकता है, मतलब कम होती है अमाउंट के अंदर, ये कम भी हो सकती है। जैसे सौर पैनल है, वो आपका एनर्जी पूरा देता है, लेकिन आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या पता कम कैप्चर करें, या कई बार धूप निकले ही ना अच्छे से, तो उस तरीके से बोला जा सकता है। रीनेबल एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम renewable energy is derived from the natural processes that are मतलब ये बार बार इसको यूज किया जा सकता है फ्रॉम, जैसे मान लो डायरेक्टली फ्रॉम द सन, फ्रॉम हीट जनरेट है डीप विद द अर्थ, आप मतलब गर्मी है आपकी वो मतलब धरती के नीचे से भी मिल सकती है, या सौर पैनल लगाकर भी आप सन से ले सकते हो। ठीक है, प्राइमरी एनर्जी की बात की जाए, इसके अंदर कर्ड ऑयल मतलब आपका कच्चा तेल है, हार्ड कोल आ जाता है, आपका नेचुरल गैस लिक्विड्स है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर है, ठीक है, आपका वेस्ट आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, विंड, जियोथर्मल, देखो ये कौन कौन से हैं, ये कन्वेंशनल है, ये नॉन कन्वेंशनल है, दोनों आ सकते हैं इसके अंदर।
ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन या ट्रांसफॉर्मेशन आप इसका कर देते हो, ठीक है। कच्चे ऑयल को पेट्रोल के अंदर बदल देते हो, सॉलिड फ्यूल के अंदर, मतलब जो भी आपकी चीजें हैं मैन्युफैक्चर करके कोयले को गैसेस बना देते हो अलग अलग, वो अलग सिस्टम है आपका, ठीक है। वेस्ट है उससे इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट पैदा कर सकते हो, जो वेस्ट है आपका। उसके बाद बायोफ्यूल्स आपके हो सकते हैं इससे, मतलब मिल सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद आप लास्ट में इसको कंजप्शन कर लेते हो। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ जो आपकी एनर्जी है उसका देखा जाए तो, ठीक है, इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्सल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जो ब्रह्मांड की पूरी हमारी क्या है, टोटल जो एनर्जी है ना वो एकदम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं की जा सकती। इट चेंज फ्रॉम वन टू अनदर, इसको एक से दूसरी चीज में बदला जा सकता है। जैसे वाटर इज स्टोर डैम पर हाई, मतलब हाइट पर जो वाटर है उसको रखा जाए तो उससे क्या होगी, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी उससे बन जाती है, ठीक है, उससे पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। वाटरफॉल्स हैं जो आपके ऑन द टर्बाइन है, उससे कौन सी है, मतलब वाटर गिरता है जब, उससे कनेटिक एनर्जी बन जाती है, मतलब गतीय ऊर्जा बन जाती है। ये आगे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पावर, जो आपका पावर सेक्टर एट द ग्लैंस एट ऑल, जो इंडिया है उसका 2021 का जो अपडेट है 20/9, ठीक है, और 20 तारीख का 9वें महीने का 2021 का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो आपकी रही है 31/8/2021 तक, वो क्या क्या है। अगर सेंट्रल सेक्टर की देखी जाए तो उसके अंदर टोटल 25% है टोटल, ठीक है। 100% में से देखा जाए, टोटल 100% ही मानते हैं ना, तो 100% में देखा जाए तो उसमें टोटल है जो इतनी मेगावाट है हमारी, 97637, इतनी मेगावाट है, सेंट्रल के तरीके से आपने बनाया गया है, ठीक है, सेंट्रल के अकॉर्डिंग आपका इतना है। उसके बाद जो स्टेट सेक्टर है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतना है और 26% बनता है, और प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो इतना एनर्जी मेगावाट के अंदर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी आपकी लगाई गई है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने याद रखना है। और अगर बात करूं मैं 2020 की, उस टाइम पर जो था वो आपको मैं बता दूंगा, वो आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है 31/8/2021 वाला, ठीक है, इसका आपको लोगों को याद रखना है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है यहां देखो, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, इतनी मेगावाट आप लोगों ने पैदा की है, ये आप लोगों को याद रखनी है चीजें, ठीक है। फोसियल फ्यूल है, इसके द्वारा सबसे ज्यादा कंजप्शन किसका होता है हमारे देश के अंदर, किसका होता है जी, फोसियल फ्यूल का, ठीक है। कितने परसेंट सर जी, 60%, ठीक है, 60% किसका यूज करते हैं हम लोग, फोसियल फ्यूल का। और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा किसका किया जाता है, कोला, कोयले का, ठीक है ना, कोयले का इतने मेगावाट किया जाता है 202, 805, 55%, ठीक है, 55% इसका यूज किया जाता है। उसके बाद लिग्नाइट का देखा जाए तो 6620, 1.7, लिग्नाइट मतलब ये भी कोयला होता है एक तरीके का, आगे पढ़ेंगे। गैस का देखा जाए तो 6.5, ठीक है, 6.5, ठीक है, इसका 24/9/24, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। डीजल का देखा जाए तो 0.1 इसका यूज है 510, ठीक है। टोटल जो फोसियल फ्यूल है इसका कितना यूज है सर जी, इसका इतना यूज है 2,34,258, ठीक है, 60.4। ये आप लोगों ने याद रखना है, फोसियल फ्यूल का टोटल, टोटल जो फोसियल फ्यूल है इतना यूज करते हो। नॉन फोसियल फ्यूल के अंदर देखा जाए हाइड्रो
12% यूज किया जाता है। विंड एंड अदर जो चीजें हैं वो 25% यूज की जाती है। न्यूक्लियर है वो आपका 1.7 यूज किया जाता है। टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल इतना है। और टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी फॉसिल एंड नॉन फॉसिल की, ये आपको डाटा याद रखना है। ये डाटा आप लोगों को याद रखना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 3, 88, 1, 34। ठीक है, इसको याद करने का कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, मैं बता देता हूं। 3 पहले याद रखना है आपको कि 3, हम लोगों ने 3 चीजों का याद रखा हुआ है। ऐसा मान के चलो कि 2 चीजें हमारी फॉसिल फ्यूल और तीसरी चीज निकल करके आ जाएगी नॉन फॉसिल फ्यूल है, तीसरी चीज निकल के आएगी तो 3 लिखेंगे। ठीक है, दोनों के जोड़ों से तीसरी चीज निकल के आएगी, 3 आगे लिख दिया। उसके बाद देखो 1, 3, 4 है, इसको जोड़ लगाओ कितना बनता है, 8, 8 बनता है, बस इनको बीच में लगा दो। ठीक है, यहां से आप याद कर सकते हो अगर आपको एग्जाम के अंदर याद करना है। ये वाला लेटेस्ट डाटा है आपका, आप इसको याद रखना। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है 2000, मैं उसका बता देता हूं आपको, 1 मिनट। 2031 मई 2020 का जो डाटा था वो क्या था बच्चे, वो डाटा इधर ही लिख देता हूं मैं। कितने परसेंट था, लिग्नाइट था जो आपका, वो आपका मतलब सेम सा था। ठीक है, लार्ज हाइड्रो था आपका, लार्ज हाइड्रो लिख देता हूं, इसके अंदर ही है, दोनों के अंदर ही है लार्ज हाइड्रो। ठीक है, 12.4, अभी कम हो गया थोड़ा। ठीक है, उसके बाद हमारा गैस है, गैस वाला कितना था, 6.7 हो गया, मतलब कम हो गया थोड़ा पहले से। पहले इतना था क्योंकि गैस महंगी होगी थोड़ी। डीजल सेम था। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर कितना था हमारा, 1.9%, अभी कम हो गया थोड़ा। ठीक है, अभी हमारा थोड़ा कम हो गया, इसको याद रखना है आपने। और टोटल कितना था, टोटल अगर देखा जाए तो ये मैं बता देता हूँ, टोटल था हमारा 370348, इतना था। आप लोगों ने याद रख लेना है ये। ठीक है, ये 2020 का डाटा है, 2020 का, और ये डाटा है 21 का। और अलग अलग भी याद रख लेना, कई बार आपको मतलब याद रखने की कि टोटल फॉसिल फ्यूल कितना है सर जी, ये याद रख लो आप, ये माइनस कर देना, मतलब जो भी करना है जिस तरीके से भी याद करना है। फॉसिल फ्यूल की बात की जाए तो फॉसिल फ्यूल के अंदर ऑयल है, कोला है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आती है। फॉसिल फ्यूल मैंने पढ़ाई दी है, सॉरी नॉन रिन्यूएबल मैंने पढ़ाई दिया है, रिप्रोडक्शन जिसका नहीं हो सकता। ठीक है, और इसके अंदर सबसे बड़ा जो आता है वो फॉसिल फ्यूल है, और दूसरे नंबर पर है वो पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, फॉसिल फ्यूल की बात की जाए, ऑयल, कोयला, दे आर प्रेफर्ड फॉर द फ्लोइंग मेन जो रीजन है। देखो हैवी जो इसके अंदर क्या होती है, सबसे ज्यादा जो क्लोरिफिक वैल्यू होती है इसकी। क्लोरिफिक वैल्यू क्या है, जो हीट करने की क्षमता है, हीटिंग पावर। ठीक है ना, सबसे ज्यादा हीटिंग पावर किसके अंदर है, कोयले के अंदर होती है। ठीक है, तभी तो इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं, इधर देखो 52% यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, 52% इसको यूज किया जाता है। द टेक्निक इज अवेलेबल द एक्सप्लॉइट दीज रिसोर्सेज, मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ता है, जिसको जलाना बोलते हैं वो करना पड़ता है। ठीक है, दहन करना पड़ता है इसका। ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल है, क्या चीज, सोलर एनर्जी का क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा अंकिता सोलर एनर्जी का। मतलब अब तक तो हम ये चीजें यूज करते हैं। देखो हम लोगों ने आने वाले टाइम के अंदर सोलर सबसे ज्यादा हीट, अरे सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा हीट नहीं होता। एक तो देखो सूर्य की किरणें हैं, कहाँ से चलकर आती है हमारे पास, कितने लाख करोड़ दूर है हमारे से सूरज है। ठीक है, वो इधर आता है। लेकिन
आप जो क्लोरीफिक वैल्यू है ना वो हाई होती है किसकी, कोयले की, फोसिल फ्यूल की, ठीक है, कोयले की सबसे ज्यादा होती है। तो फोसिल फ्यूल के अंदर जो क्लोरीफिक वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि पास में आग जलती है, तो सूर्य से ज्यादा वो नहीं होता, हमें हीटिंग नहीं लगती क्या, हीटिंग पावर को बोला जाता है इसके अंदर। आगे पढ़ते हैं कि जो फोसिल फ्यूल है वो हमारे कन्वेंशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इनके अंदर जितना ज्यादा कंजप्शन करते हैं, कंबशन करते हैं जितना ज्यादा, ठीक है, उतना ज्यादा हमें क्या मिलता है, इसके डिसएडवांटेज भी मिलते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ से होती है, ड्यूरिंग द बर्निंग फॉसिल फ्यूल कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन है, ठीक है। CO2 सबसे ज्यादा पैदा होता है तो उस टाइम पर जो आपका फॉसिल फ्यूल है उसको जलाने से होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, हीटिंग और ज्यादा बढ़ती है, इंक्रीज होती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं आप लोगों को, जैसे फ्लाई ऐश है, ठीक है। फ्लाई ऐश मतलब जो जब आप कोयला जलाते हो ना उस टाइम पर देखा होगा आपने छोटी छोटी ब्लैक कलर की जो ऐश उड़ती है ना, मतलब कण मिट्टी, जिसको पर्टिकुलेट्स बोला जाता है, ठीक है ना, पर्टिकुलेट्स मैटर बोला जाता है जिसको, वो हवा के अंदर उड़ते हैं। उसके साथ आपको मैंने पीछे पढ़ाया ही आपको पोल्यूशन के अंदर कि अगर लकड़ी जलाओगे तो किस तरीके से है, ठीक है, वो पोल्यूशन, तो वो क्या होता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपको अस्थमा हो सकता है उससे, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है आपको, मतलब कैंसर की बीमारी हो सकती है, बहुत कुछ इससे हो सकता है। ऑयल जो स्पिल्स हैं आपकी, मतलब स्पिल्स हैं जो ऑयल की, इससे भी आपका सिस्टम है जो इकोसिस्टम है उनकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, फोसियल फ्यूल है उसको कम से कम करना है। और देखा जाए तो फोसियल फ्यूल इज द नॉन रिन्यूएबल एंड थस फिनाइट, इन चीजों को हम लोग मतलब फिनाइट चीजें हैं, एक तो अनफिनाइट होता है, एक फिनाइट चीजें होती हैं, इन चीजों को हम लोग यूज नहीं कर पाते, ठीक है ना, इन चीजों को हम लोग यूज नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जब ज्यादा इनको यूज किया जाता है तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं ये चीजें। देखो आपको पता ही है भाई, आप, ठीक है ना, अगर क्लास बंद हो जाए तो रिज्वाइन कर लेना। आपको पता ही है कि जो फोसियल फ्यूल है इसको जितना ज्यादा यूज करोगे, कोयला जितना ज्यादा यूज करोगे तो वो जल्दी से जल्दी नहीं बनता। देखो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ना दो चीजें इंक्लूड की जाती हैं, एक तो क्या होता है जिसका रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, एक होता है जिसका रिप्रोडक्शन होता है लेकिन काफी टाइम लग जाता है, जैसे कोयला है। अब पेड़ पौधे हैं, ऐसा थोड़ी है कि जो पेड़ पौधे इतने इतने हैं छोटे छोटों से उनसे कोयला बना लोगे, नहीं, जो बड़े बड़े हैं कम से कम 10 से 20 साल जो पेड़ लगता है उनसे कोयला बनता है, 30 से 40 साल जो जैसे जो मतलब 30 से 40 साल जो पेड़ प्लांट बना होता है, इतना बड़ा बना है, उसको 1 मिनट में काट के उसका मतलब कुछ दिनों के बाद कोयला बना देते हैं हम लोग, ठीक है ना, मतलब 10-15 दिनों के बाद उसको दबा करके जो भी प्रोसीजर होता है कोयला बनाने का, ठीक है, कोयला बना दिया मान लो। उसके बाद कोयला बनाने के बाद क्या हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं उस पेड़ की, जिस पेड़ को काटा है, उसके लिए आपको 10-15 साल और रुकना पड़ेगा, 15 से 20 या 30 साल आपको और रुकना पड़ेगा उतने बड़े पौधे के लिए। तो मतलब ऐसी चीजों को इंक्लूड किया जाता है जो चीजें जल्दी से आप रिप्रोडक्ट नहीं कर सकते, मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं हमारे पास वो चीजें, ठीक है, और उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी डैमेज होने लग जाता है, मतलब उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इन द कंट्रास्ट मैनी टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज द विंड एंड सोलर एनर्जी आर द कंस्टेंटली पेरिशेबल एंड विल नेवर रन आउट। मतलब इसके द्वारा देखा जाए, इसके कंपेयर देखा जाए तो जो आपकी सोलर है, विंड एनर्जी है, जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है वो ज्यादा फायदेमंद है एट द प्रेजेंट मेन एनर्जी सोर्स यूज बाय द, जो आजकल है जो आपका 80% आप क्या कर रहे हो, फोसिल फ्यूल का यूज कर रहे हो एनर्जी की नीड के लिए, अपनी जो एनर्जी की जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पेट्रोलियम ऑयल की। पेट्रोलियम ऑयल किसको बोला जाता है, आपको पता है पेट्रोलियम ऑयल
फोसिल फ्यूल के अंदर, या लिक्विड गोल्ड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? लिक्विड गोल्ड इसको बोला जाता है। और बनता कैसे है ये जो पेट्रोल है? जिस तरीके से आपके मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके द्वारा, उसके मिक्सचर से ये बनता है। जैसे कोई भी चीज है मर जाती है, ठीक है, छोटे छोटे जो आप लोगों के पेड़ पौधे हैं वो दब जाते हैं मिट्टी के नीचे, या पहले के टाइम पे जो भी आपके मतलब क्या बोलते हैं उनको, डायनासोर हैं, वो मर गए थे, ठीक है, उनका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उनका गल सड़ के बनने के बाद वो जहां जहां वो मतलब दब गए थे, वहां वहां देखा जाए तो वहां वहां ये सिस्टम चला गया, मतलब वहां वहां पेट्रोल बनता गया। उनका जो मिक्सचर था मिट्टी के नीचे दबने से, ठीक है ना, मतलब मिट्टी की जो चट्टाने थी उसके नीचे दब 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 कर उनका क्या हो गया कि कच्चा तेल बन गया। उसके बाद उसको आप क्या करते हो, रिफाइनरी करते हो, एक असली तेल के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। जो पेट्रोलियम है इसको फॉसिल फ्यूल और लिक्विड गोल्ड इसको बोला जाता है, ठीक है ना, तरल सोना इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म बाय द बर्नल एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक द, वही बात है कि मिट्टी के अंदर जो छोटे जीव दब जाते हैं उनसे पेट्रोल बनता है। ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम दी देयर वर मोर लेयर ऑफ द सोइल, आपको पता है कि सोइल की भी बहुत सारी परतें होती हैं, उनके नीचे दबता रहता है, उनका अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो बहुत सारे टेम्परेचर है धरती के नीचे, आपको पता लावा भी होता है, पानी भी होता है, सब कुछ होता है। तो उन चीजों के अंदर मिक्स हो करके पेट्रोल जो आपका फॉर्म होता है। पेट्रोल जो आपका है वो किसके अंदर आता है? फोसिल फ्यूल के अंदर आता है, और सबसे ज्यादा हीटिंग करता है और चट्टानों के नीचे दब दब के बनता है, ठीक है। इसके अंदर पेट्रोल के अंदर देखा जाए आफ्टर एक्सट्रैक्शन के बाद देखा जाए तो वेरियस सबस्टेंट आर द ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिशनल ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल के अंदर पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन ऑयल है, जेट ऑयल है जो जहाजों के अंदर यूज किया जाता है, वैक्सीज है, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स वगैरह, ये सारे के सारे ऑयल के टाइप हैं जो पेट्रोलियम के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोयला की। कोयला की बात करते हैं तो कोयला इज द ब्लैक और ब्राउन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके अंदर होता है, और ये सबसे ज्यादा हीटिंग पैदा करता है, ठीक है। ये कहां से बनता है? इट टेक द मिलियंस ऑफ ईयर द फॉर्म द डिक्साइड, मतलब जो भी आपकी डिकेटिंग होती है किस चीज से, जो आपके पेड़ पौधे हैं नीचे दब जाते हैं धरती के, उनकी परतों से जो बनता है। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉइल इज द कैलो, ये ना थोड़ा मेरे हिसाब से, ठीक है ना, ये थोड़ा सा कैलो गलत स्पेलिंग डल गया यहाँ पर, थोड़ा मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ पर जो आगे लिखा होगा एक, क्या नाम है उसका, ठीक है, वो देख लेंगे, ठीक है ना। इसका ना क्वालिफिकेशन, इसका ऐसा नाम आएगा कुछ, ठीक है, नहीं क्लासिफिकेशन नहीं है, ये क्लासिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन ऐसा होता है जिस प्रोसेस से क्या होता है, कोयला बनता है, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन इसको बोला जाता है। इट इज द नोन एज द ब्लैक डायमंड इसको बोला जाता है, ठीक है। कोल प्रोवाइड द 30 से मतलब 30.3 ग्लोबल प्राइमरी एनर्जी, मतलब पूरे वर्ल्ड में देखा जाए ना तो मतलब सबसे ज्यादा देखा जाए ओवरऑल तो 30% कोयले का यूज किया जाता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया के अंदर देखा जाए तो भाई सबसे ज्यादा 70 से 80% है, कोयले का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। पीछे भी मैंने यहाँ पर बताया था 80% एनर्जी है जो फॉसिल फ्यूल से है वो सारी की कोयले से ली जाती है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कोयला इज एक्सपर्ट इन द ब्रीशीट, जो ब्रीशीट आपका है थर्मल यूनिट पर, जिसको BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड के हिसाब से अमाउंट ऑफ द हीटिंग टू द राइज, मतलब ये एक मेजरमेंट का सिस्टम है जिसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोला जाता है, कोयले वगैरह की हीटिंग वगैरह को मापने के लिए, उनके लिए है। ये आप याद रख लेना, BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड। इसके तरीके से इसका टेम्परेचर वगैरह जो भी है, हाई
हायर द कार्बन कंटेंट इज द हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज द क्वांटिटी। सबसे ज्यादा क्लोरीफिक है जो कोयले के अंदर होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा। अब कोयले भी कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले पीट का बोला जाता है, पीट का बोला जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, पीट इज द नॉट टिपिकल वैरायटी ऑफ कोयला। टिपिकल वैरायटी ऑफ द कोयला नहीं होता। कार्बन कंटेंट इज द 50 से 60%, मतलब आधा कोयला इसको बोला जा सकता है, आधा कोयला आधा लकड़ी, या आधा जो मतलब सिस्टम होता है। अंडर द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इट कन्वर्ट इनटू द लिग्नाइट। धीरे धीरे अगर इसके ऊपर और मिट्टी वगैरह चढ़ा दी जाए या दो मतलब गले सड़े, उसके बाद ये लिग्नाइट के अंदर बदल सकता है, बिटुमिन्स के अंदर बदल सकता है। उसके बाद जो आपका लास्ट वाला है अर्थोसाइट के अंदर इसको बदला जा सकता है, जो कि ज्यादा हाई क्वालिटी के कोयले होते हैं। लिग्नाइट के अंदर 70% कार्बन होती है, इसके अंदर 50 और 60 थी, इसके अंदर 70% है, ठीक है। बिटुमिन कोयला होता है जो इसके अंदर कितनी होती है, 80%। और जो आपका अर्थोसाइट कोयला होता है ना, अर्थोसाइट कोल, उसके अंदर क्या होता है, 90 से 95 कार्बन होता है। सबसे हाई क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का कोयला इसको बोला जाता है। और इसके अंदर जो क्या होती है, क्लोरोफिक वैल्यू होती है, आपकी वोलेटाइल मैटर है वो आपका 5% रहता है, जो क्लोरोफिक वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आजकल के टाइम में जो आपका बिट्टू मिनिस कोयला है, इसका जो मतलब हीटिंग है एक्सट्रीम लेवल की होती है, और उससे ज्यादा लेवल की अगर देखा जाए तो इसकी होती है, ठीक है ना, इससे ज्यादा लेवल की इसकी होती है। उसके बाद देखा जाए तो स्टीम कोयला नोन एज द थर्मल मेनली यूज द पावर जनरेशन। स्टीम कोयला कौन सा होता है जिसको हमेशा जनरेशन किसके लिए यूज किया जाता है सर जी, उसको यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, किसके लिए यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा जो भी आपका थर्मल प्लांट है उनके लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। कुकिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है ज्यादा, मेटलो गोल कोयल जिसको बोला जाता है, मेटलॉजिकल कोयल इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर मेनली यूज द स्टील प्रोडक्शन, इसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हो सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अस्थमा वगैरह की, या और भी जो भी है, और सांस लेने की जो ज्यादा प्रॉब्लम इससे हो सकती है। थर्मल पावर स्टेशन प्रोड्यूस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, देखो थर्मल प्लांट के अंदर फ्लाई ऐश, मतलब जो आपके सांस के लिए बहुत ही ज्यादा अपशिष्ट पदार्थ जिसको बोला जाता है, जो उड़ता है हवा के अंदर। जब भी कोई बर्निंग होती है ना, कोल बर्निंग होती है, आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर की वो छोटी छोटी जो चीजें हवा के अंदर उड़ती हैं उसको बोला जाता है, ठीक है। बर्न कोल होता है, इसके अंदर स्मोक है, सूट है, एस्ट रेन है, ग्लोबल वार्मिंग एंड टॉक्सिक एयर एमिशंस वगैरह करते हैं। कोल इज द मोस्ट अबंडेंट अवेलेबल फोसियल फ्यूल, सबसे ज्यादा अबंडेंटली देखा जाए इंडिया के अंदर यही है। विच द करंट रेट ऑफ कंजप्शन में भी 200 साल से देखा जाए तो चाइना एंड यूएसए एंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, 5 मेजर जो कंट्री हैं सबसे ज्यादा कोयले को प्रोड्यूस करती हैं, और सबसे ज्यादा इसको ज्यादा क्या करती हैं भाई, ज्यादा इसको यूज करती हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो अनकन्वेंशनल गैस वगैरह इसके अंदर यूज की जाती हैं, ठीक है। जो भी आपका ये देखो, ये नाम था उसका कोलाफिकेशन, ठीक है ना। ये वहां पर वही चीज आएगी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, कोयला बनाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कोलिफिकेशन बोला जाता है, कोयलाफिकेशन इसको बोला जाता है। ये आप सही कर लेना, ठीक है ना, ये मैं कर दूंगा वैसे सही। उसके बाद देखा जाए नेचुरल गैस, नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस इज एज द फ्यूल कॉल्ड द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और सीएनजी। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। संपीड़न कर करके मतलब एक चीज में डाल डाल के उसको बनाया जाता है, सम मतलब कंप्रेस करके रखा जाता है। सम वेल डग इनटू द अर्थ प्रोड्यूस द, देखो बहुत सारे डग मतलब जो सड़ी गली चीजें होती है ना धरती के अंदर, जो खाद्य पदार्थ जाते हैं या जो भी छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं उनके कारण जो प्रोड्यूस होता है। नेचुरल गैस आर द गुड अल्टरनेटिव टू द पेट्रोल एंड डीजल। नेचुरल गैस है इसका गुड अल्टरनेटिव, पेट्रोल एंड डीजल का अल्टरनेटिव होता है नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज बर्न इजी टू द प्रोड्यूस द लॉट ऑफ हीटिंग, बहुत ज्यादा हीटिंग पैदा करने के लिए इसका यूज
किया जा सकता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इट इज द गुड सोर्स ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है, इसके द्वारा हाइड्रोजन का सबसे अच्छा जो स्रोत को माना जाता है। नेचुरल गैस के अंदर क्या होता है, नेचुरल गैस मेनली अगर देखा जाए कंप्रेस करके या दूसरी चीजों के साथ, तो इसके अंदर कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में देखा जाए मीथेन, बुटेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, ये सारी की सारी होते हैं। इनके अंदर वेरी हाई क्या होती है भाई, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा होती है, नेचुरल गैस की वेरी हाई होती है, ठीक है, कोयले से भी ज्यादा होती है। गैस पे तो मतलब लगते ही जल जाता है, ठीक है ना, हीटिंग इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। सम ऑफ द ऑर्गन्स मटेरियल वाज द चेंज इन द हीटिंग प्रेशर, जब धरती के नीचे जाता है तो दब जाता है, ठीक है, उसके बीच मतलब धरती के बीच में जो भी उसके जो परतें होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके बीच में दब दब कर ये क्या बन जाता है, हमारा गैस के रूप में बन जाता है। इट वाज द फॉर्म फॉर द डिसाइंटिंग प्लांट एंड, जो आपके मतलब प्लांट वगैरह गल सड़ जाते हैं, इसका मतलब होता है डिसाइंकिंग का मतलब सड़ना, ठीक है, मतलब सड़ जाता है ना, मिलियन ऑफ ईयर के बाद वो क्या बन जाता है, प्राकृतिक गैस बन जाता है। रीनेबल एनर्जी की बात की जाए, मोस्ट ऑफ द, देखो यहां तक आपका खत्म हो गया, नॉन रेबल एनर्जी है जो इसके अंदर यही चीजें आती हैं। अब बात करते हैं रीन्यूएबल एनर्जी की। रीन्यूएबल एनर्जी कम्स एदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म ऑफ द सनलाइट और solar energy can be used directly from the heating and lighting homes एंड अदर बिल्डिंग्स हैं, वहां से मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजें, आपको पता है कहाँ कहाँ से सनलाइट आती है, वहां हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जैसे जो भी आपके सोलर पैनल है उनको रख करके क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, किसका, जो भी आपकी सनलाइट है, ठीक है। द सन हीट आल्सो ड्राइव, मतलब किसके अंदर, विंड्स के अंदर, मतलब हवा के तरीके से आप कैप्चर कर लेते हो उसको, एनर्जी है, ठीक है, उसके अंदर कैप्चर करके विंड टर्बाइन वगैरह चला लेते हो, ठीक है, उनके द्वारा भी एनर्जी ले लेते हो। तो ये आपको मैंने बता ही रखा है कि जो भी आपकी क्या है रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी होती है। और आप लोगों को पता है कि हमारा इंडिया का टारगेट है कब तक, 2030 एजेंडा है जो आपका, तब तक, वहां तक आप लोगों ने क्या करना है कि जो 40% इंडिया के अंदर टोटल जो पावर है ना, वो कहां से लेनी है आपको, रीन्यूएबल रिसोर्सेज से लेनी है। यह बात आपको याद रखनी है, 40% एनर्जी है जो आपको कहां से लेनी है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से लेनी है, ठीक है। 35% रिडक्शन करना है आप लोगों को, 35% चीजों को आपने रिड्यूस करना है, ऐसी चीजों को जो ग्रीन हाउसेज गैस एमिशन करती हैं उनको आप लोगों ने रिड्यूस करना है। उसके बाद देखा जाए तो रीन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, हाइड्रो पावर की बात करते हैं, उसके बाद सोइल की है या जियोथर्मल है, टिंडल है, ठीक है, ये सारी की सारी बातें आप हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तीन चीजें पढ़ के क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है ना, ये वाली तीन चीजें पढ़ के क्लास ओवर कर देंगे, फिर कल सुबह या कल इवनिंग को होगी, और कल सुबह मैंने सोचा कॉमर्स की क्लासेज हैं, कुछ क्लासेज उनकी भी लेनी है, ठीक है। देखो सोलर एनर्जी की बात करते हैं, जो सूर्य की किरणों से जो एनर्जी बनती है, सन इज द बिग सोर्स ऑफ एनर्जी, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज द कॉल्ड सोलर एनर्जी। ऑल द नेचुरल फिनोमिना लाइक द फ्लोइंग ऑफ द विंड, वाटर साइकिल, ठीक है ना, जो सारी की सारी फोटो सिंथेसिस है आपकी, जो भी वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती आर द पॉसिबल ओनली ड्यू टू द सोलर एनर्जी। Nowadays, solar energy is began used to cloak food with the help to the cloakers। मतलब आप कुकिंग के लिए, कुक फूड के लिए इसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। कुक के लिए मतलब आपको पता है कि सौर कुकर आते हैं, उसके अंदर चावल वगैरह पका सकते हो, रोटी वगैरह भी बना सकते हो, सोलर कुकर इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद पानी गर्म करना, लाइट स्ट्रीटिंग है,
ठीक है, पंप वाटर है, इरिटेशन फील्ड, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे सोलर का यूज किया जाता है। अब यूज कैसे होता है, देखो सोलर है, ठीक है, उसके लिए ये आपको क्या होते हैं, सोलर सेल लगाने पड़ते हैं, आपको पता ही होगा। इसके द्वारा क्या होता है, सोलर सेल का पहला काम क्या होता है, पहला काम होता है चार्ज करता है। आपने एक चार्ज कंट्रोल लगा दिया जो बैटरी को चार्ज करने में आपकी हेल्प करता है। देखो इसके अंदर आपकी थोड़ी चीजें बनेंगी। उसके बाद बी नंबर पे गए, बी नंबर पे जाने के बाद जो चार्ज कंट्रोल है आपका वो करेंगे। उसके बाद बैटरी के अंदर आपका करंट है जो, वो आप क्या करने लग जाओगे, इकट्ठा करने लग जाओगे, पावर इकट्ठा करोगे, एनर्जी इकट्ठा करोगे। उसके बाद एक इन्वर्टर लगाओगे, एसी इन्वर्टर लगाना है एसी लगाओ, डीसी इन्वर्टर लगाना है डीसी, वो आपकी मर्जी है कौन सा इन्वर्टर किस तरीके का आपने लगाना है। ठीक है, सोलर एनर्जी मैंने आपको बता ही दिया, इज द वन ऑफ द रीनेबल एनर्जी सोर्सेज दैट हैज टू मोस्ट, जो आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में देखा जाता है। सनलाइट कैन बी ट्रेवल थ्रू एयर, क्लियर ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक, ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं जिसके द्वारा मतलब आप उनको इकट्ठा कर सकते हो। वैन द सूरज, सूरज के अंदर जो भी आपकी स्पेकल्स होती हैं, मतलब चमकता है उसका सरफेस वगैरह, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, ऑब्जर्व कर लेते हो जो भी उसकी एनर्जी होती है और उसकी पावर को यूज कर लेते हो। 2022 के अंदर जो आपके अचीवमेंट हैं, फरवरी के अंदर, 2021 फरवरी के अंदर था जो भी आपके अचीवमेंट थे, लेकिन 2022 तक आप लोगों ने पूरा करना है। और 2021 तक के जो आपके हैं वो आपके सामने हैं। एक्चुअल जो आपका टारगेट है वो कहां तक इंडिया ने कंप्लीट किया, आपको पता है 175 गीगावाट आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट करना था। किसके द्वारा, रिन्यूएबल एनर्जी आपका टारगेट था। ठीक है, ये टारगेट कौन सा था भाई, ये आपका, जब मैंने आपको कौन सा करवाया था, हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस करवाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। इसके अंदर 175 जो गीगावाट आप लोगों ने किससे लेनी है भाई, रीनेबल से लेनी है। ठीक है, जिसके अंदर टोटल तो ये थी आपकी, लेकिन 193 आपकी कवर हुई है। मुझे नहीं लगता मोदी जी इसको कवर कर पाएंगे आने वाले टाइम तक, 2022 तक। एक साल है, कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, मतलब देश डूबा पड़ा है कर्जे में। ठीक है, विंड का देखा जाए तो ये मतलब ग्लोबल डाटा लिया है मैंने और ओरिजिनल डाटा है ये। विंड का अगर देखा जाए, ठीक है, 60 टारगेट है आपका, लेकिन 38 तक इसको पूरा किया है। लार्ज स्केल सोलर देखा जाए तो वो, ये अकेला सोलर सोलर का है, ठीक है ना, और इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं छोटी मोटी। लार्ज स्केल सोलर देखा जाए तो वो आपका 60% लार्ज वाला है, 34 कवर किया है, 40% ये वाला था, लेकिन इसमें तो कवर ही क्या किया भाई, रूफ टॉप वाला कोई लगवा ही नहीं रहा छतों के ऊपर। ठीक है, कौन लगवाए, इतना महंगा सौदा दे रहे हैं, ये आपका कवर हो चुका है। ठीक है, ये आपका बायो पावर है, ये आपका आप लोगों ने टारगेट से 0.3 ऊपर आप लोगों ने कवर किया है। ठीक है, स्मॉल हाइड्रो है, ये आपका 4.8 वगैरह है। सर बुक में 100 गीगावाट दिया है सोलर का। हाँ, तो सोलर का बच्चे देखो, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये देखो 60 ये है और 40 ये है, ये दोनों सोलर के हैं ना। देखो रूफटॉप सोलर है, ये देखो ये दोनों सोलर के है ना। 100% मैं आगे करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लो आ गया आपका 100%। ठीक है ना, 100% आपका आ गया। वो देखो कि 60% कहां से लेना है, देखो पीछे देखो, 60% लार्ज स्केल के लेना है, लार्ज स्केल पर लेना है, और रूफटॉप से लेना है आप लोगों ने। ठीक है, लार्ज स्केल का तो आपको पता है कि जमीन पे भी लगाया जा सकता है, ये भी रूफटॉप का मैंने लगाया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन ये बड़े बड़े प्लांट लगा देते हैं धरती के ऊपर ही। ठीक है, वो वाले होते हैं, 60 गीगावाट वहां से लेना है। देखो 60 यहां पर है ना, आप लोगों ने याद रखनी है ये चीज, 60 आपने लार्ज वालों से लेना है, 40 रूफटॉप से लेना है। तो ये आपका है, कहां से लिया है, 100 गीगावाट सोलर से। टोटल एनर्जी हमारी रिन्यूएबल की है 175 गीगावाट, और 100 गीगावाट सोलर से लेनी है, 60 आप लोगों ने विंड से लेनी है, 10 आप लोगों ने बायोमास पावर से लेनी है, और 5 गीगावाट आपकी ये देखो
हाइड्रो से लेनी थी, स्मॉल हाइड्रो से आप लोगों ने लेनी थी, जिसमें से इतनी पूरी होगी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बायो पावर सबसे ज्यादा जो टारगेट आप लोगों ने कहां से अचीव किया है, तो बायो पावर है, जहां पर 0.3 आप लोगों ने ज्यादा अचीव कर रखा है। देखो टारगेट वाला तो ये है ब्लू वाला, ठीक है, और सॉरी ये ग्रीन वाला और ब्लू वाला आप लोगों का अचीवमेंट है, ठीक है, मतलब कितना आप लोगों ने अचीव किया, टारगेट क्या है। देखो इसके अंदर देखो, ये वही जो मैंने पीछे क्लास के अंदर पढ़ाया था कि सोलर के लिए आप लोगों ने क्या लिया है, इनिशिएटिव क्या किया, ग्लोबल सोलर एटलस लगाया आप लोगों ने, जो आपका ढूंढता है किस चीज को, पोटेंशियल चीजों को, कि यहाँ पर आप लोगों का सोलर पावर जनरेशन अच्छा है। वर्ल्ड बैंक ने भी इसके लिए बहुत ही ज्यादा सराहना की है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, ये सारी चीजें आपको किसके अंदर पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल सोलर लाइंस के अंदर। ये इंटरनेशनल जो आपका क्या है, एनर्जी एजेंसी है, आईरीना है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी, ये भी सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, ये आप लोगों को पढ़ लेने, ठीक है। ये पिछली क्लास में हो चुके हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद ये इंस्टीट्यूशन की जो फुल फॉर्म वगैरह दिए हैं, ये आप लोगों ने देख लेनी है, सारी की सारी आप लोगों को बता रखी है। इसके अंदर हाइड्रो, सोलर, जियोथर्मल, ठीक है, विंड की, बायो एनर्जी की, सबके जो सेंटर हैं उनके नाम बता रखे हैं, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज ऑफ द मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसके लिए जहाँ सोलर एनर्जी की जो एडवांटेज है, सोलर एनर्जी इज रिचली अवेलेबल है, ठीक है, क्लीन एनर्जी है, नो पोल्यूशन है, और इसके लिए आपको फोटोवोल्टिक सोलर पैनल है उसका वो एक्सपेंसिव तो है, पहली बार जब इंस्टॉल करोगे एक्सपेंसिव है, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा और करवाने दो, उसके बाद क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है। इतना आप लोगों का सिस्टम है पूरे का पूरा, और इसके द्वारा रिड्यूस द योर इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस हो जाएगा। इसको मेंटेन करना बहुत ही चीपली है, लेकिन फोटोवोल्टिक जो आपके सेल हैं उसको इंस्टॉल करने में एक बार खर्चा आपका आता है। हीटिंग लाइटिंग आप इससे यूज कर सकते हो, और बिजली वगैरह भी आप इससे बना सकते हो। और जो आपका ये उसका इंटरनेशनल अलायंस, सोलर अलायंस का जो आपका है, उसका जो एक तरीके का मतलब स्लोगन था वो था ये, ठीक है। ये आप लोगों को एक ना साइड में बताता हूँ, एक साइड है वो आपको शेयर कर दूंगा, उसके ऊपर जाके आप लोगों ने ना थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लेनी है, ज्यादा नहीं है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी है, यहाँ विजिट करके आप पढ़ लेना है एक बार, वो मैं दे दूंगा आपको। बाकी मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, वहां जाकर भी आप एक बार साइड पर पढ़ लेना, ठीक है ना। ये सारी की सारी हैं जो इनिशिएटिव इंस्टीट्यूशन एजेंसीज हैं हमारी, जो काम कर रही है किसके लिए, रीन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म या इनके छोटे मोटे जो काम है वो आपको देखने पड़ेंगे। और उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका सिस्टम है, आपको पता है मैंने ये भी पढ़ा दिया था, 30 नवंबर 2015 को है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, कितना, 1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना है 2030 तक, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सिस्टम है जो सोलर एनर्जी से ले सके। उसके बाद इनिशिएटिव क्या क्या है आप लोगों के, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। 2022 तक जो इनिशिएटिव है, कौन सा, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन प्रोग्राम, आपने 175 गीगावाट है, 2022 तक आप लोगों ने इसको कवर करना है, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी आता है। सोलर कैपेसिटी इंक्रीज इन द लास्ट 7 मतलब के अराउंड में, 7 सालों के अराउंड में आपने क्या किया है, इतनी एनर्जी है 2 गीगावाट से लेकर इतनी, मोर देन इतनी आप लोगों को करनी है, ठीक है। रीनेबल एनर्जी हैज टू शेयर टू द, मतलब ये सारे के सारे आपको बताए हुए हैं कि कौन सी एनर्जी कितनी है। और जो पार्क एनर्जी है, सोलर पार्क है, 20 गीगावाट से 40 गीगावाट आपको लेना है, डबल कर देना है इसको, ठीक है। उसके बाद 5 सालों के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज करनी है आपको, 2 to 6% 5 सालों के अंदर कन्वर्ट करनी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं। और रिकॉर्ड लो सोलर जो आपकी सबसे ज्यादा वो मतलब सबसे ज्यादा मतलब आपका जो खर्चा आया है, खर्चा का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा पर यूनिट आपको जो जैसे बिल पे करना होता है ना, उस तरीके का, ठीक है ना, वो आपका अचीव हुआ है बिड़ला के अंदर, राजस्थान के अंदर, ठीक है।
हाईएस्ट विंड कैपेसिटी 5 गीगावाट से लेकर, मतलब ये आपका 2016 का चला हुआ था, ये आप देख लेना। ठीक है, ये थोड़े से इनिशिएटिव आपके दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट है वो वेबसाइट कौन सी है आप देखोगे, MNRE। ठीक है, ये वाली पहली वेबसाइट है। इनको 3 तरीके से इसका फुल फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो पहले वाली वेबसाइट है और पहले वाली है जिसके ये सारे के सारे प्रोग्राम हैं, जो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट हैं और जो इसके अंदर काम करते हैं, किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ये दो चीजें आपको ये भी याद कर लेना, काम आ जाएंगी, पर पहले वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद टॉप 10 स्टेट हैं जो सोलर के, वो कौन कौन से हैं। 2020 के अंदर देखा जाए तो कर्नाटका है जिसने इतनी गीगावाट बनाई है, राजस्थान है इतनी गीगावाट बनाई है, सॉरी मेगावाट। ठीक है ना, मेगावाट के अंदर कैपेसिटी के अंदर है। इंस्टॉलेशन जो हो चुके हैं, कितना इंस्टॉलेशन है, पहले तमिलनाडु आगे था सबसे में भी। पहले सोलर कैपेसिटी के अंदर ना कौन सा आगे था, सॉरी कर्नाटका ही आगे था। ठीक है ना, कर्नाटका ही आगे था टॉप स्टेट के अंदर, पर 24% था पहले। ठीक है, अभी इसका परसेंट के अंदर लगाएंगे तो पता लग जाएगा, परसेंट के अंदर लगाएंगे तो इसका पता लग जाएगा। ठीक है, आप इसको मतलब थोड़ा देख लेना, इसका टॉप जो कैपेसिटी है इसकी परसेंट के अंदर लगाकर किस तरीके से है। बाकी सोलर जो आप लोगों के कौन से हैं, सोलर पार्क जो इंडिया के अंदर है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में दे रखा है। कैपेसिटी अप्रूव्ड इतनी हुई है, लेकिन आप लोगों ने इतनी मतलब क्या की है, उसका टारगेट कंप्लीट किया है। तो ये भी आप लोगों ने एक बार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज क्या है ये आप पढ़ लेना। ठीक है, इसको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, एडवांटेज पढ़ लेना आप। उसके बाद हाइड्रो एक और बच गया, इसके बाद हाइड्रो वाला भी जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। देखो हाइड्रो डैम वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ बनाए जाते हैं, आपको पता है, मतलब पहाड़ी टाइप ऐसे जिसमें से पानी इकट्ठा किया जाता है, पुल वगैरह। ठीक है, यहाँ पर एक लगाया होता है पानी इकट्ठा करने के लिए, मतलब ये गेट लगाया होता है, इनटेक लगाया होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब रास्ता दिया जाता है और यहाँ पर एक जनरेटर फिट किया जाता है, मतलब टरबाइन फिट किया जाता है, जिसको घुमाने के लिए, टर्बन को घुमाने के लिए, मतलब ये आगे का जो पंखा है ना इसको घुमाया जाता है और इसकी सहायता से जनरेटर घूमता है। और जनरेटर की जो कैपेसिटी है वो मतलब इधर ग्रिड बनाई होती है, और ग्रिड बनाई होती है मतलब पावर हाउस बनाया होता है, अपना पावर लाइन दी जाती है, यहां से बिजली मतलब बनती है। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है, आगे एक बार और समझ लेते हैं। इसके अंदर दो पावर काम करती हैं, कौन कौन सी पावर काम करती हैं। एक तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब आने वाले टाइम में काम आएगी, जो जैसे वो स्प्रिंग वाला था ना, इसी तरीके इस पानी को हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया, इनटेक कर लिया। अब जब ये जाएगा ना, ठीक है, जब जाएगा तेजी से तो ये टरबाइन को घुमाएगा और यहाँ पर जो एनर्जी है वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है, और खड़े वाली पोटेंशियल एनर्जी है कि फ्यूचर में काम आएगी। और यहाँ पर मूवमेंट करने के बाद ये मूवमेंट करवा रही है ना, देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाथ पैर हिलाना, मूवमेंट वाली एनर्जी है। ठीक है ना, उसको बोला जाता है। और ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई थी दोनों चीजें। एक तो होती है ये मोशन वाली और ये होती है पोजीशन वाली। पोजीशन वाली पोटेंशियल मतलब खड़ी हुई है, पोजीशन के अंदर है अभी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मशीनिकल एनर्जी है, इसको घुमाएंगे, मशीनिकल एनर्जी है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और उसके बाद ये आगे जो आपकी नदियां वगैरह निकल जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका जो एनर्जी है वो चलती है, इसको आप लोगों ने थोड़ा याद रख लेना है। उसके बाद जो हाइड्रो पावर है, इंडिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया के अंदर 5th ग्लोबली इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी, इंडिया मतलब 5वां ग्लोबल का, पूरे वर्ल्ड का ऐसा है जिसने क्या किया है कि हाइड्रो पावर के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा काम किया है। ठीक है, हाइड्रो पावर के अंदर, तभी तो यहाँ जो डाटा था आपका देखा जाए तो जो हाइड्रो पावर का तो है ही नहीं था इसमें, हाइड्रो वाला ये देखो कंप्लीट सा हो गया, मतलब 4.8 के नजदीक है। पर ये लार्जेस्ट कैपेसिटी है इंडिया के पास किसकी, हाइड्रो पावर के अंदर। ठीक है, हाइड्रो पावर के अंदर
2020 31 मार्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतनी मेगावाट, मतलब 12% टोटल यूटिलिटी कैपेसिटी है जो इंडिया के अंदर 12%, 12.5% है, वो किससे ली गई थी सर जी? हाइड्रो पावर से ली गई थी। ठीक है, हाइड्रो पावर से वो ली गई थी, आप याद रख लेना। ठीक है, और आने वाली जो एडिशनल है 1.3 की ज्यादा इंस्टॉलेंट है, उसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, जनरेट करना है। स्मॉल हाइड्रो पावर से, ये लार्ज वाली थी, स्मॉल हाइड्रो पावर से देखा जाए तो वही 25 मेगावाट प्राप्त करने की सोची जा रही है। ठीक है, मतलब ये इतनी मेगावाट हाई वाले से 45,699 और कम वाले से 25 मेगावाट के अलग अलग लगाए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ये वेबसाइट पर जाना, आज आप लोग सर्च कर लेना। ठीक है, और मतलब जो छोटे होते हैं ना, जो छोटे छोटे पावर होते हैं स्मॉल हाइड्रो, वो 25 मेगावाट तक के ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हिंदी के अंदर भी दिया हुआ है, देख लेना। ठीक है, उसके बाद विंड पावर, विंड पावर जो हवा से चलती है। ठीक है ना, विंड पावर तो आपको पता ही है, हवा से चलने वाला जो सिस्टम है, पंखे लगे होते हैं ऐसी, जिसको हिंदी में पवन चक्कियां भी बोला जाता है। इस तरीके से मतलब ये हवा इसके ऊपर लगती है और ये चलना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये मोटर होती है और इसकी तारें इस तरीके से मतलब घरों पे जाती हैं जहां भी इन्होंने यूज करना है, ग्रिडिंग वगैरह की होती है। और विंड मेल्स भी बोला जाता है इनको। ठीक है ना, इनका सबसे ज्यादा सिस्टम कहाँ पर है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है, उसके बाद महाराष्ट्र है, राजस्थान है, केरला है, वेस्ट बंगाल है, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर 25% है, ये भी 2021 के अंदर जो इंस्टॉलेशन है वो कितनी होगी है? 39.2 गीगावाट आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट कर दी है मार्च 2021 तक। ये आप लोगों ने याद रखना है। करंटली डाटा, मैंने हर चीज का करंटली डाटा डाला हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लेना, ज्यादा मत पढ़ना, तो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला देखा जाए तो कहां पर है सर जी? कहां पर है? तमिलनाडु है, 25% है। अगर आपसे पूछा जाए विंड एनर्जी का सबसे हाईएस्ट हमारा इंडिया के अंदर कौन है, तो आपने आंखें बंद करके वहां पर तमिलनाडु, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, उसके बाद केरला। ठीक है, उदाहरण इसके, सॉरी उदाहरण बोलता हूँ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप इसके पढ़ लेना। अब जियोथर्मल की बात है, 1 मिनट इस पे लगा देते हैं बस। ठीक है, जियोथर्मल क्या होता है? मैग्मा सुना है आप लोगों ने? मैग्मा, मैग्मा मतलब जो आपका क्या होता है, मतलब हीटिंग सोर्स होता है। मतलब जहां पर आपका क्या चलता है, ऐसा लगा लो कि आपने सुना होगा ना, भूमि में से लावा निकल रहा है या कुछ ऐसा सुना होगा। हाँ हाँ, वही वही। तो वो क्या होता है कि जहां पर लावा वगैरह होता है, उसके नीचे मिट्टी भी, उसके ऊपर दो चार मतलब परतें मिट्टी की भी होती है, मिट्टी की है, तो उसके ऊपर ना पानी हो, मतलब पानी का फ्लो है, वो पानी का फ्लो है जहां से लावा निकलेगा। जैसे कोई भी आप चूल्हे के ऊपर कोई भी चीज रखोगे ना, मिट्टी, मतलब ऐसे मिट्टी का कोई, ये देखो नीचे आग जल रही है, ठीक है, ऊपर कोई बर्तन पड़ा है, चाहे मिट्टी की लेयर्स हैं, ठीक है, मिट्टी की लेयर्स हैं, चाहे बर्तन है, इसके अंदर जो भी पानी डालोगे उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से क्या निकलेगा? भाप बनेगी, वो भाप बन के ऊपर आएगी। उन भाप से ही क्या करते हैं, जब जनरेटर को चलाया जाता है, ठीक है ना, उस भाप से, उस भाप के संपीड़न से, उस भाप के फ्लो से जब क्या किया जाता है, पानी के घर गरम गरम झरने हैं, उनसे जो भी भाप निकलती है, उस भाप निकलने से क्या किया जाता है कि जो टरबाइन घुमाई जाती है, भाप से भी टरबाइन घूम जाती है ना, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बना लेते हैं वो संपीड़न कर कर, उनसे जो भी भाप निकलती है ना, जैसे यहाँ देखो, हॉट वाटर है आपका, ठीक है, हॉट वाटर है, जनरेटर है आपका, देखो भाप, यहाँ टरबाइन लगाई हुई है, यहाँ मतलब हीटिंग जाएगी, यहां से घूमेगी ये, जैसे जैसे घूमती जाएगी और वैसे वैसे आपका स्टीमिंग, मतलब भाप से जो भी आपकी स्टीमिंग निकलती है ना, स्टीमिंग से जो भी आपकी टरबाइन घूमेगी, उनसे जो जनरेटर है वो घूमेगा,
जनरेटर घूमेगा तो वहां हमारे सप्लाई आ जाएगी, मतलब बिजली आ जाएगी, ठीक है ना। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इससे जो भी बिजली बनती है वो क्या होती है, जियोथर्मल पावर होती है। हम लोगों ने तीन चार हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। बाकी जो रह गए हैं वो कल की क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ तक जो भी पढ़ाया मैंने, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। अब रेगुलर क्लासेस होने वाली हैं पेपर 1 और 2 की। और मैंने सोचा है कि कल से कल से एमसीक्यू स्टार्ट होंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल के ऊपर एमसीक्यू का भी सिस्टम आपका स्टार्ट होने वाला है। मैंने बीच में से बंद कर रखे थे। और एमसीक्यू है आपके 50-50 एमसीक्यू का क्या होने वाला है, टेस्ट होने वाला है, जितनी भी यूनिट आपने पेपर 1 की कवर करी है। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।